सैंडविच थ्योरम हाँ स्टार्ट, हाँ। चलिए सैंडविच थ्योरम स्टार्ट करते हैं। व्हाट द हेल, सैंडविच थ्योरम। आई गेस मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सैंडविच थ्योरम, एक्चुअली थ्योरम व्योरम तो क्या, एक सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐसा कोई थ्योरम सॉर्ट ऑफ चीज नहीं है ये। मगर हाँ कई बार देखो इसको यूज क्या हुआ, कई बार आपने क्या है ना, सारे जितने भी अभी तक मैंने आपको कुछ 15-20 टेक्निक सिखाई है वो कहीं अप्लाई नहीं हो रही, उस केस में फिर ये सैंडविच थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए देखिए, सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास जी ऑफ एक्स से बड़ा है, मतलब अब एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज जी ऑफ एक्स से बड़ी होंगी, इसका मतलब तो ये है ना। तो देखिए क्या केसेस बन सकते हैं, इसका एक ग्राफ में बनाता हूँ इसका। तो पहले एफ ऑफ एक्स बना देता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो ऊपर रहेगा वो कुछ ऐसा, ये एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है, ये पॉइंट कोई पॉइंट है मेरे पास एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट ना, और जी ऑफ एक्स जो है उससे बना देता हूँ, ये जी ऑफ एक्स सपोज ऐसे कुछ जा रहा है, ये ऐसा, ठीक है ना। अब ये दोनों की सपोज ये जी ऑफ एक्स जो रेड वाला है वो अपनी एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शनल वैल्यू नीचे ले रहा है इसके, ये वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स है ना, और ये ब्लैक वाला है ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ऊपर ले रहा है। तो यस अभी तक तो डेफिनेशन परफेक्ट है, हर जगह ग्राफ ऊपर है, और जहां पर ब्रेक हो रहा है, जो पॉइंट जहां पर आपका होलो सर्कल ले रहा है उस पॉइंट पर भी फंक्शनल वैल्यू तो एफ एक्स की ऊपर है, तो अभी तक तो हमने कोई डेफिनेशन ब्रेक करने वाली कोई चीज करी नहीं। मगर अगर मैं बात करूं लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू ए पर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू, अगर इस केस में अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिटिंग वैल्यू की अगर मैं बात करूं, लिमिटिंग वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोनों की लिमिटिंग वैल्यू तो सेम है, जी ऑफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू तो सेम है ना, फंक्शनल वैल्यू ऊपर नीचे जरूर है, फंक्शनल वैल्यू इसको हटाओ यहाँ से, ये ब्लैक स्पॉट को, है ना। मतलब ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा है ना, ये मेरे पास ए कॉमा एफ ऑफ ए है, मतलब एफ ऑफ एक्स की फंक्शनल वैल्यू इधर, और ये पॉइंट है मेरे पास ए कॉमा जी ऑफ ए। तो मगर मैं इधर अगर बात करूं अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, तो जी की अगर मैं एक्स एक्स ए के आसपास देखूं तो अप्रोचिंग वैल्यू तो इधर है, और अगर एफ ऑफ एक्स की बात करूं तो उसकी भी अप्रोचिंग, दोनों होलो पर ही तो अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी लिमिटिंग वैल्यू तो इक्वल हुई ना। क्या ये बात गलत है क्या, आप बताइए खुद, बताइए क्या ये बात गलत है या सही है, सही है ये बात बिल्कुल। और अगर मैं हाँ सही। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का एक ग्राफ अगर मैं अभी और बनाऊं, मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना, बात ध्यान से सुनना वही बात। मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ आंखें बंद करके, सपोज ये अब मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये कोई मेरा एफ ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, ये कोई एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, और जी ऑफ एक्स मेरा कोई ये लो, ये मेरा कोई जी ऑफ एक्स है, ये लीजिए वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, अभी भी कंडीशन तो बेटा अभी भी वैलिड है। मगर अब इस केस में अगर मैं एक्स टेंडिंग टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की बात करूं एफ ऑफ एक्स की, तो इस केस में तो ये इनइक्वलिटी वैलिड है, मतलब इसकी अप्रोचिंग वैल्यू तो यहाँ है, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू यहाँ है, तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू ऊपर है, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू नीचे, तो ये जी ऑफ एक्स, मतलब ये जो इनइक्वलिटी है ये इनइक्वलिटी रहेगी, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर सकती है मगर यहाँ पर इनइक्वलिटी रहेगी। ये बात क्लियर हुई है आपको, पहले तो ये बताओ, बताओ बोलो, ये बात क्लियर है भाई, अप्रोचिंग वैल्यू तो ऊपर है ना एफ हाँ ऑफ एक्स की। इन दोनों सर आपने केसेस, जॉब एक्स लिखी है। क्या, दोबारा बोलो क्या, एक्सटेंडिंग टू है, जी ऑफिस में ट्रेंडिंग। हाँ। हाँ अब इसमें दोनों में जो इनकी मदर मदर कंडीशन थी, ये इसकी मदर कंडीशन है, मदर कंडीशन मतलब जो इनिशियल कंडीशन थी दोनों की सेम है, और दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है मगर लिमिटिंग कंडीशन दोनों की अलग आ गई। इस बात का तो कंक्लूजन ये हो गया कि अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, तो किसी भी पॉइंट पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ये इक्वल भी हो सकते हैं, और बड़ा ये इनइक्वलिटी तो रहेगी जो रहेगी, मगर इक्वलिटी भी आ सकती है। क्यों, क्योंकि ये केस भी कंसीडर हो सकता है इसमें। पहले तो ये बात बताओ, यहां तक कोई समस्या है क्या,
यहाँ तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को नहीं हो सकती होगी। मतलब कुल मिलाकर के एक बात देखो, अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है तो हो सकता है कि एक्स टेंडिंग टू ए पर उनकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल भी हो सकती है। बड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, मगर इक्वल भी हो सकती है, यही कंडीशन है। ज्यादातर बच्चों को यही गलती करते हैं क्या, अगर ये इक्वल लेते हैं ना तो वो लिमिटिंग केस लेते समय ये इसको इक्वल नहीं लेते हैं। सर यहाँ भी इक्वलिटी नहीं थी तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं आ सकती। ये बात क्लियर हुई? पहले इक्वलिटी आ सकती है, यहाँ नीचे इक्वलिटी आ सकती है। क्लियर है बात? ये देखो ये केस आ गया आपका, क्योंकि है ना, ये तो मैंने एक केस बताया, ऐसे दर्जनों केस बन जाएंगे इस तरीके से। पहले बात क्लियर हुई कि लिमिटिंग केस में इक्वलिटी आ सकती है। बोलिए, है ना। तो बस आपको यहाँ पर सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, और अगर हम किसी x इक्वल टू ए पर लिमिट अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यस लिमिट वाले केस में, क्योंकि देखिए इन दोनों की मदर कंडीशन, ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन सेम है, मगर यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यूज में या फिर अप्रोचिंग वैल्यू में देखिए हमारे पास इक्वलिटी होल्ड कर गई, मगर यहाँ नहीं करी है। तो कभी भी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है तो लिमिटिंग कंडीशन में, क्योंकि हम सारे केस, हम एक जनरल कंडीशन की बात करें तो इक्वलिटी आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाओगे ना तो ये सारे केस छूट जाएंगे। इन सारे केसेस को कवर करने के लिए हम इक्वलिटी लगा देंगे। पहले तो ये चीज कंफर्म करो। अब सैंडविच थ्योरम को आगे देखते हैं। अब सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं, है ना। सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है, मतलब मेरे पास हम्म, हम्म, उससे पहले भी एक चीज और है। सपोज अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन अगर आपको दी जाती है, तो अगर ये कंडीशन दी जाती है तो इसमें तो फिर कोई समस्या है ही नहीं ना। मतलब एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर ये कंडीशन आपको दी जाती है तो इसमें तो खैर कोई कंडीशन है नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो इसके लिए तो खैर लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ये इसमें तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो हो ही जाएगा, है ना। इसमें तो जब ये इक्वल बोल ही रहा है तो फिर तो इक्वल हो ही सकती है ना। कंडीशन तो जब इक्वलिटी नहीं हो ना तब लिमिट लगाएंगे तब भी ये इक्वलिटी आ जाएगी, तो इस केस में तो खैर कोई समस्या है नहीं, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर सा केस है, इसमें तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। अब सपोज फर्स्ट कंडीशन होती पहले, थर्ड सेकंड कंडीशन ये हो गई, थर्ड कंडीशन ले रहा हूँ जहां से हमारी सैंडविच थ्योरम एक्चुअली स्टार्ट हो रही है। मैं तीन फंक्शन ले रहा हूँ। लेट एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये एच ऑफ एक्स से तो छोटा है मगर जी ऑफ एक्स से बड़ा है ना। सैंडविच थ्योरम क्यों नाम दिया ना इसका, क्योंकि देखो दो के बीच में सैंडविच हो गया ये, है ना। सैंडविच बहुत एक कॉमन सा वर्ड है। एक ब्रेड वाली डिश आती है जिसमें आपने देखा होगा कि दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में कुछ ना कुछ स्टफिंग होती है, उसको सैंडविच किया जाता है। तो सैंडविच का मतलब एक्चुअली यही होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रख आ जाना, इसी को ही बोला जाता है सैंडविच। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो ब्रेड के स्लाइस के बीच में वो पोटैटो की जो स्टफिंग होती है वो आ जाती है। यहाँ पर फंक्शन के केस में इसको सैंडविच बोला जाता है। तो अगर मेरे पास सब इस तरीके से कोई एक केस में कंसीडर करूं, है ना, तो अब मैं इसको थोड़ा आपको ग्राफिकली बताता हूँ। जैसे मान के चलिए इसकी लिमिट लेते हैं, तो लिमिट किसी पॉइंट पर x टेंडिंग टू a g ऑफ x, ये देखिए यहाँ पर इनइक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी दी गई तो यहाँ हम यहाँ पे इक्वलिटी लगा देंगे। अभी अभी बताया मैंने कि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ग्राफ बताए थे अभी अभी, तो इक्वलिटी होल्ड करा सकते हैं यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स और ये लिमिट x टेंडिंग टू a एच ऑफ एक्स, ऐसा किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इस चीज में, है ना। एक्स टेंडिंग टू ए पर ये किया जा सकता है, ये कंडीशन वैलिड रहेगी। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो या तो इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी या फिर इन दोनों के बीच में होगी। ये मतलब ऐसा स्टेटमेंट का, तो यस ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, यही सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है, सैंडविच थ्योरम। और कई स्टैंडर्ड बुक में इसी को ही और स्क्वीजी प्ले थ्योरम भी बोलते हैं, इसी को ही स्क्वीजी, ये डबल ई है ना, स्क्वीजी प्ले प्ले थ्योरम,
इसी को ही बोला जाता है, दोनों सेम है, एक स्क्वीजी प्ले थ्योरम। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। लेट जी ऑफ एक्स आपका, ये मतलब एफ ऑफ एक्स है वो, ये दो फंक्शन के बीच में सैंडविच है, ठीक है ना। और एंड आपको गिवन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जी ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू है भाई 2, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एच ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू है 7। तो ये बोल रहा है दो कंडीशन है, देन आपको बताना है कौन सी कंडीशन ट्रू है। एफ ऑफ एक्स मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका वो बिलोंग करेगा 2 से लेके 7 के बीच में, ये इसने बात बोली है। और दूसरा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स, ये आपका बिलोंग करेगा 2 और 7 को भी इसने इंक्लूड कर दिया। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए देख लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वही एक्स इक्वल टू ए है जिसकी ये बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जी ऑफ एक्स बनाता हूँ। जी ऑफ एक्स ये नीचे आएगा कहीं, तो ये लीजिए यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 7। तो उसका कहने का मतलब हो गया कि देखिए लिमिटिंग वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो x इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या है इसके ऊपर लेकर के मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो मैंने इस पर होलो ले लिया। तो ये तो केस हो गया आपका एच ऑफ एक्स का। एच ऑफ एक्स का कुछ ऐसा रहेगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू ए पर 7 आ गई। और ये केस रहेगा आपका जी ऑफ एक्स का, यहाँ पे भी इसको भी होलो कर दीजिए। अब एच एक्स जो है फंक्शन जो है वो इसके कहीं बीच में है, तो वो कहता है कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 2 और 7 के बीच में होगी। तो क्या ये सही है? क्या ये चीज सही है क्या? सर सेकेंड सही है। सेकंड सही है। अच्छा, फर्स्ट गलत क्यों है? फर्स्ट गलत क्यों है बताइए। वो 2 और 7 इंक्लूड कर सकते हैं। 2 और 7 इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट गलत है। यस, शाबाश, ये तो क्लियरली रॉन्ग है। और उसका जवाब ये जो दीदी ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है इसने। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये क्यों गलत है पहले हम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसका रीजन बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और 7, ये भी हो सकता है। उसका कहने का मतलब है कि x इक्वल टू ए पर जो उसकी लिमिट, जब फंक्शन दोनों के बीच में हो सकता है तो वो ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे आके इधर हो लो और फिर इधर से ऐसे चला जाए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे 2 और 7 भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो गलत है ही। बट यू विल बी सरप्राइज्ड इफ आई सेड दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि बिकॉज लिमिट of f of x need not to be exist। उसने ये तो नहीं कहा है ना कि f of x की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही करती है, ये तो नहीं कहा उसने। मैं तो ये बना रहा हूं, ये है। तब तो फिर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करी ना। तो भाई ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट, पहले तो इसने कहा है कि वो जो नंबर होगा इसके बीच में होगा, इसका मतलब वो नंबर फाइनाइट नंबर है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, यही मतलब है। पहले तो इस स्टेटमेंट का ही मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और ये तो कहा नहीं उसने कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये तो कहा ही नहीं उसने। तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है इसका। अगर वो ये बोल देता कि यस दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज आल्सो एग्जिस्ट, तब फिर वो पूछता, तब फिर सेकंड स्टेटमेंट राइट हो जाता आपका। अदरवाइज तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए बेटा, करना क्या पड़ता है ना इसमें, हमको कब हमको कोई फंक्शन ऐसा दे दिया जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स, सॉरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स,
और हमने इसमें तमाम सारे हमारे ऑपरेशन लगा दिए और हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसका जस्ट एक बड़ा फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स से जस्ट बड़ा फंक्शन और इससे जस्ट एक छोटा फंक्शन, वो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। सारा का सारा दिमाग यहीं लगता है। और वो फंक्शन आपको इस तरीके से एज्यूम करना पड़ेगा कि जहाँ पर ये जो वैल्यू आपसे लिमिटिंग, ये जो अप्रोचिंग वैल्यू जो है ना, जहाँ पर एक्स आपका टेंड कर रहा है, उस गिवन पॉइंट पर इसकी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो जो इसकी इक्वल लिमिट आ जाएगी और इसकी इक्वल लिमिट आ जाएगी, तो अगर ये इसके दोनों के बीच में सैंडविच है तो इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, इसको बीच में से जाना ही पड़ेगा भाई। अगर मैं बोलता हूँ किसी x इक्वल टू ए पर अगर एफ एक्स की जो है, सॉरी एच एक्स की जो कि इससे ऊपर है, उसकी वो यहाँ से पास होता है, और x इक्वल टू ए पर ही एफ ऑफ एक्स भी यहीं से ही पास होता है। और फिर मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इनके बीच में सैंडविच है, तो बेचारे के पास कोई और रास्ता ही नहीं है ना, उसको तो यहाँ से पास जाना ही पड़ेगा, उसको तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो जाएगा ही सही यहाँ से। तो हमारे पास ये हमको गिवन होगा, ये और ये हमको निकालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, मैं इसको एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स, और ये अप टू दी ये जाएगा आपका n का स्क्वायर एक्स, सब जी आई एफ है, और ये अपॉन में आपके होगा n क्यूब। फॉर एवरी x आपका भाई जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, x जीरो होती क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था जब तक आपको स्पेसिफाइड नहीं कराया जाए तो दिस इज रिप्रेजेंट टू जी आई एफ। अगर ये बात नहीं बोली गई है तो आपको इसको एक ऐसा सिंपल ब्रैकेट लेके के चलना है, जो अगर इसका मतलब जी आई एफ है तो वो क्वेश्चन में मेंशनड रहेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से इसको जी आई एफ नहीं मानोगे, ठीक है, ये बात याद रखना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप कुछ भी लगा दीजिए, देखो वन तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म रही है, दिख रही है, मगर समस्या एक्स क्या, अच्छा एक्स कांस्टेंट है आपका, एक्स आपका कुछ भी यहाँ पर, हाँ एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता, मतलब रियल नंबर है, जीरो के अलावा कुछ भी। यहाँ पर समस्या ये है ना कि जीरो बाई जीरो की, सॉरी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म तो बन रही है, मगर जी आई एफ का डेरिवेटिव नहीं होता, और इसका तो बता नहीं सकते आप ऐसे। एक्स अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इसको, इस पे ऐसा नहीं है कि जी आई एफ का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, मगर इसका तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक्स उसने आर बोला हुआ है। किसी ना किसी फाइनाइट इंटरवल में जी आई एफ को इस तरीके से जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, कि उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई किया जा सके, मगर बहुत बड़े इंटरवल में एक साथ नहीं बता सकते आप इसे, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक्स आपका आर है, तो अब करें क्या, तो इसको अब हमको निकालना पड़ेगा कि देखिए आपको एक कंडीशन पता हो जी आई एफ की, ये हमेशा छोटा होता है एक्स से और ये बड़ा होता है हमेशा एक्स माइनस वन से, ठीक है। ये याद है आपको, मतलब जी आई एफ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है वो मतलब जैसे अगर यहाँ एक्स है तो एक्स माइनस वन से बड़ा होगा और एक्स से छोटा होगा। तो फिर इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये वन का स्क्वायर एक्स, फिर इस तरीके से तो ये वन का स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा, छोटा होगा, और ये वन का स्क्वायर एक्स माइनस वन से ये बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके आगे पीछे, देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जी आई एफ का ये जो रूल होता है ना, ये वाला, ये तो सबके दिमाग में होता ही है। तो इसलिए अगर ये कंडीशन आपके दिमाग में है ना, तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि सैंडविच हो रहा है, ये फंक्शन इसके बीच में सैंडविच हो रहा है, तो यहाँ से तो देखते ही पता पड़ जाता है ना। सवाल समस्या और दूसरे सवालों में आती है, वो भी अभी आएंगे। टू का स्क्वायर एक्स, ये टू स्क्वायर एक्स माइनस वन, सिमिलरली थ्री स्क्वायर एक्स माइनस वन। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बिना जी बिना सैंडविच के नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से आगे देखें तो ये एन स्क्वायर एक्स से बड़ा छोटा, और ये एन स्क्वायर एक्स माइनस वन से बड़ा। अब इन सबको आप पिलर वाइज ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, देखिए ये सब ऐड होंगे, इधर सब ऐड हो जाएंगे, और इधर वन का स्क्वायर एक्स, टू का स्क्वायर एक्स, अप टू दी एन का स्क्वायर एक्स, है ना। इधर क्या आएगा मेरे पास, ये एक्स कॉमन, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस अप टू दी
n का स्क्वायर। इधर मेरे पास क्या आएगा, इधर भी x कॉमन, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस अप टू दी n का स्क्वायर। और देखिए -1 कितनी बार है, n टाइम, तो ये -n हो गया। अब इसने जो लिमिटिंग वैल्यू पूछी है वो n से और डिवाइड, तो लगाओ लिमिट n से डिवाइड करके, तो इसका मतलब x जो कि बाहर चला जाएगा, लिमिट तो n पे अप्लाई होगी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 समीशन ऑफ r का स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस n और अपॉन इसमें पूरे का n क्यूब। ये कितना हो जाएगा, ये समीशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स के जी आई एफ आर इक्वल टू 1 से, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपॉन n क्यूब, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थोड़ा हौच पौच हो गया ये। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x को बाहर निकाल दो, 1 का स्क्वायर, या फिर इसको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दीजिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दीजिए इसको, r का स्क्वायर अपॉन n क्यूब, r इक्वल टू 1 से लेके 1 से लेके n तक। ठीक है, ये तो गिवन था, तो इसको मैं तो एज इट इज गिवन लिख लेते हैं। ये जो गिवन था वो हमारे किसके बराबर है, इधर, इधर लिमिट लगाइए। देखिए लिमिटिंग वैल्यू अभी सेम आ जाएगी दोनों की, ये x, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और ये n क्यूब 6, और ये n क्यूब। इधर अगर बात करें तो x बाहर, इधर भी वही, ये है n, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस n अपॉन n क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, सेपरेट कर देते हैं। सर अगर इधर सेपरेट किया तो फिर आप इसको क्लब नहीं कर सकते, यस, कोई और तरीका ही नहीं है ना अदरवाइज सेपरेट करने के अलावा। तो सेपरेट करते हैं, इधर से देखिए 3 n है, एक एक n तीनों से कॉमन निकाल देते हैं, और इसका n क्यूब, तो सेपरेट करूंगा तो मैं n क्यूब इसका और इसका कैंसिल कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये n क्यूब, ये 1 प्लस ये 1 अपॉन n, आई एम सॉरी n2 होगा ये ना, मतलब ये 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये 2 प्लस 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा आपके पास में 6n क्यूब। आई थिंक गिवन ये x, ओहो ये मॉड्यूलस लिखना भूल गया, और ये n क्यूब इसके साथ 6n क्यूब, और ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, गिवन ये x बाहर, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसके साथ तो यही है, ये वाली टर्म ही है बस ये, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6n क्यूब। ठीक है, ये अच्छे से लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6n क्यूब। ये गया, ये गया, इधर भी ये गया, ये गया। अब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दीजिए आप, और जैसे लिमिटिंग वैल्यू इधर अप्लाई करेंगे तो देखिए ये गया 0, ये गया 0, तो 2 इंटू 1, इधर तो 2 रहा अपॉन 6 माइनस ये 0 हो गया, ये गिवन। इधर इधर भी सेम ही है, x ये कितना हो गया, ये 2 अपॉन 6, ये भी हो गया, तो यस इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आ गई सेम। तो जो हमारा गिवन था, जो हमारा गिवन था दोनों साइड से सेम आ गया ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लाइक गिवन 2/6 और ये 2/6, क्या रहा आंसर आपका, गिवन जो था 1/3 और ये 1/3, तो बस ये बोल रहा है 1/3 के बराबर या बड़ा है, ये बोल रहा है 1/3 से छोटा या फिर बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, केवल 1/3 ही हो सकता है, यही तो मतलब है इस चीज़ का। भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 रुपये के बराबर और 1 रुपये से ज़्यादा, और मैं इधर बोल दूँ 1 रुपये से कम और 1 रुपये से बराबर, तो उसका मतलब 1 रुपया ही है मेरे पास, तो ये 1/3, यही आंसर है। हो गया क्वेश्चन।
इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है, वो मेथड ये है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर x 2 का स्क्वायर x प्लस अप टू दी n का स्क्वायर x अपॉन n क्यूब। हम जानते हैं कि ये जी आई एफ ऑफ x है, इसको हम x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पर रख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा सिंपल है, मगर क्योंकि सैंडविच थ्योरम बतानी थी इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया। तो अगर यहाँ रखूँगा तो ये 1 का स्क्वायर एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये 2 का स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। इसी तरीके से n का भी, तो ये n स्क्वायर एक्स माइनस ऑन n क्यूब। लिमिट n है, n की लिमिट है भाई, n की लिमिट है, n की लिमिट है ना, ये n की लिमिट है। ये कितना हो जाएगा, x कॉमन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस अप टू दी n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x 2 का स्क्वायर x n का स्क्वायर x अपॉन n क्यूब। ठीक है, तो इधर देखो भाई, अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n है ये ना, 1, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये n क्यूब, ये x है। इधर करेंगे तो इधर मेरे पास क्या होगा, इधर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का स्क्वायर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 का स्क्वायर एक्स प्लस अप टू दी n का स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन n क्यूब। देखिए, अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से मेरे पास जो नंबर रिलीज होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो जब 0 और 1 के बीच में होगा और ये n तक है आपके पास में, देखो बात सुनना ध्यान से, ये जो मेरे पास नंबर होगा ये 0 से और 1 के बीच में होगा, मतलब ये बहुत छोटा नंबर होगा मेरा, बहुत छोटा सा नंबर होगा। अब मैं इन सब में, हाँ इन सब में अगर मैं इंडिविजुअली जाकर के लिमिट लगा दूं तो ये सब मेरे पास 0 हो जाएंगे। भाई यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये डॉट नंबर निकलेगा मेरे पास 0 से लेकर के 1 के बीच में, कोई बहुत छोटा नंबर निकलेगा मेरे पास, और ये छोटे छोटे से नंबर जब आपस में ऐड होंगे तो बहुत छोटा सा नंबर क्रिएट होगा। और नीचे आप देखिए इफेक्टिव डिग्री कितनी है, n, और वो इस पे n का भी फिर क्यूब है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा आपका डोमिनेट करेगा, तो ये पूरा नंबर आपका 0 में चला जाएगा। और जब ये पूरा नंबर 0 में चला जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा आपके पास में, और इस पर आप फिर से n कॉमन लेके कैंसिल कर दिए जो अभी किया था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/6 आ जाएगा, तो यही आपका 1/3x ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यस वो 1/3 बताया था, वो x भी था साइड में, तो वो x/3 था, मतलब जो था ना अपने वो x इधर रह गया था, ये 1/3 था पूरा। तो वो जब मैंने बताया था ना आपको ये गिवन, तो उधर वो x/3 था, वो मैं x देखना भूल गया, x/3 था पूरा इधर उधर में, तो उसको x/3 कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है लिमिट सैंडविच थ्योरम का ही, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस अप टू दी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपको निकालनी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से होगा, तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, लेट ये मेरे को इसको एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, ये मतलब एफ ऑफ एक्स क्या, एफ ऑफ एन हो गया, एफ ऑफ एन आ रहा है वेरिएबल, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एन अपॉन
एन स्क्वायर प्लस 2, देखो किस तरीके से फंक्शन एज्यूम किया जाता है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n। तो सबसे पहले तो मैं क्या है ना, इसका ऐसा कोई फंक्शन लूंगा जो इससे छोटा या बड़ा कुछ भी। तो देखिए मैं एक फंक्शन लेता हूं जी ऑफ एक्स। अब अगर मैं जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इस गिवन फंक्शन से बड़े फंक्शन को ले लेता हूं, इससे एक बड़ा फंक्शन। तो देखिए मैं बड़ा फंक्शन किस तरीके से लेता हूं, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 लिखा, प्लस इधर भी मैंने एन अपॉन, अच्छा ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, 5n टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे पास एन स्क्वायर प्लस 1, देखिए, और हर बार ये जितनी जगह अलग अलग आ रहा है ना, सबकी जगह मैंने एन स्क्वायर प्लस 1 रख दिया। तो फर्क क्या पड़ा, देखिए फर्स्ट टर्म सेम है, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, इसमें और इसमें ऑब्वियसली आपका ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो जब इसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और सब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये, और ये फंक्शन मेरे पास कितना हो गया, 5n टाइम एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये बड़ा है उससे, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। अब मैं लेता हूँ एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको लूंगा कि ये सब छोटे हो जाए। तो देखिए जब मैं न्यूमरेटर को, मतलब मैं बड़ा फंक्शन लेने के लिए जो सबसे पहला फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर बार बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये चीज़ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। लाइक ये तो मैंने इसका अपर बाउंड फिक्स कर दिया, लोअर बाउंड करने के लिए तो ये एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n, कितने टाइम टोटल, 5n टर्म ले लो यहाँ से भी, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n। अब देखिए इसका और ये दोनों सेम है, बाकी इसका और ये न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये और इसका फिर से डिनोमिनेटर ज़्यादा, हर बार डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। तो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर बड़ा कर रहे हो, तो ये फंक्शन आपका जो है वो छोटा हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स मेरा बड़ा, छोटा है पहले तो जी ऑफ एक्स से, और बड़ा है एफ ऑफ एक्स से, है ना। अब देख लीजिए लिमिटिंग वैल्यू सेम आती है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इसमें तो इक्वलिटी आ सकती है, सॉरी एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, लिमिट एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स। ये हो गया। देख लीजिए अब क्या है, ये हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू, अब इससे तो मतलब है नहीं, ये तो गिवन हो गया आपके पास में। अब इंटर लिमिट लगा देते हैं। अच्छा ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5n टाइम आ जाएगा ये भी, ये मेरे पास 5n इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n, ये हो गया फंक्शन मेरे पास। तो यस, अब मैं इसकी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास, लिमिट अप्लाई करते ही, ये तो गिवन है, इसको तो निकालना ही है। ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आया था मेरे पास 5n इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n। इधर मेरे पास आया था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5n इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये गिवन जो हमको निकालना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर प्लस 5n, क्या करें, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, गिवन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 1 प्लस 5 अपॉन एन, है ना। तो अब लिमिट जैसे अप्लाई करूंगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो गिवन 5 लेसर देन इक्वल टू 5, तो आंसर कितना है मेरा 5, मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स और ये
x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है दीदी? चलिए एक छोटे से क्वेश्चन का, 1 की पावर इन्फिनिटी विथ मल्टी वेरिएबल, बस 5-10 मिनट का और है, देख लीजिए। मेरे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू एक्स टेंडिंग टू जीरो। मेरे पास दो लिमिट है, और ये है मेरे पास cos 2n, मतलब cos की पावर, आई एम सॉरी, cos की पावर 2n, cos रेज टू द पावर 2n इंटू एक्स। ये है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू जीरो, cos cos ये है मेरे पास x और ये होल रेज टू द पावर 2n। अब मैं लिमिट लगाता हूँ, देखिए देखिए, सबसे पहले ये दोनों मेरे पास इंडिपेंडेंट लिमिट है। ये n का, ये जो n है इस x का कोई लेना देना नहीं है। अगर x मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड करता है तो cos x का ग्राफ देखिए आप, ये होता है cos x का ग्राफ। तो अगर x मेरा जीरो पर ट्रेंड करता है तो cos x जो होता है मेरा कितना होता है, 1 माइनस होता है। मैं इसको 1 पर ट्रेंड नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि पावर में इन्फिनिटी है। तो ये मेरे पास क्या है, 1 से छोटे नंबर की पावर 2n, और ये हो गया मेरे पास जो n की अगर लिमिट में लगाऊं तो n की जो लिमिट है वो है, पहले मैंने एक लिमिट सॉल्व करी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास, जीरो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ। ठीक। अगला सिमिलरली ऐसा ही, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। भाई ये n है ना, और ये x है, अच्छे से, ये x है जीरो, और ये n है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर n। तो देखिए अगर x मेरा जीरो से प्लस से चला जाए या माइनस से चला जाए, ये मेरे पास क्या होगा, लिमिट, पहले मैंने एक लिमिट अप्लाई करी n की, 1 प्लस जीरो प्लस हो जाएगा, मतलब ये जीरो माइनस भी जाएगा तो भी जीरो प्लस हो जाएगा, और जीरो प्लस से जाएगा तो जीरो प्लस होगा, उसकी पावर n। तो ये है मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी को लिखते तो है नहीं अपन ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos x इसकी पावर 2n। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं है, ये क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है, देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है ना, x पे ट्रेंडिंग, क्यों भाई दीदी, इधर सुनो, मैं आपको बोलता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है और ये cos x है। मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि, एक मिनट, देखिए इसमें फ़र्क क्या है ना, ये बोल रहा है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू, देखिए अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि लिमिट x अगर मेरा जीरो पर ट्रेंड कर रहा है और ये cos x है, तो हम देखते हैं कि cos x मेरा कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, मगर cos x की लिमिटिंग वैल्यू की, देखिए cos x की लिमिटिंग वैल्यू की बात करूँ तो लिमिटिंग वैल्यू 1 है, मगर अगर मैं अप्रोचिंग वैल्यू की बात करूं तो वो मेरी 1 माइनस है। जैसे यहां पर मैंने किया था, यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने उसकी अप्रोचिंग वैल्यू चेक करी। यहां पर तो ये क्वेश्चन है कि ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, cos x की लिमिटिंग वैल्यू, मतलब अगर लिमिट x पे ट्रेंड करेगा तो cos x की लिमिटिंग वैल्यू आपकी परफेक्ट 1 आएगी उस केस में। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि ये cos x की लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू की 1, और ये रेज टू द पावर 2n, ये आपका जस्ट सिंपल 1 हो जाएगा। आई होप इट वुड बी मच बेटर क्लियर टू यू। आगे देखते हैं, कुछ एक आध छोटे से क्वेश्चंस और हैं, इसको देख के ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 5 x की पावर 6 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 7 साइन x।
ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ऐसा, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x if 5x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 7 sin x, ये है मेरे पास f ऑफ x, इससे तो बड़ा है, और ये x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x। अगर ये ऐसा गिवन है आपको, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो क्या, x किसी भी 0 पर या कहीं पर ऐसे लिमिटिंग वैल्यू लगा करके इक्वलिटी करा सकते हो क्या? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। ट्रू नहीं है? करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैंने क्या बताया नहीं था क्या, एफ ऑफ एक्स अगर आपका एच ऑफ एक्स और इधर आपका जी ऑफ एक्स है, तो लिमिटिंग केस जब लगाते हैं तो ये इक्वलिटी होल्ड करा दी जाती है। मैंने अभी तो बताया ही था, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है। अभी अभी नहीं हाँ बताया था, 2 केस हुए थे लगा आपके पास। सकते हैं, यस, लेकिन इक्वलिटी लगा। होल्ड करेगी जब तीनों इक्वल होंगे तब। हाँ, वो मकर कुल मिलाकर के मैंने बताया था कि यस इक्वलिटी लगा सकते हैं, सारे केस कवर करने के लिए इक्वलिटी लगा दी जाती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है, आपको ये गिवन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और इधर है आपका एच ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स जो है ये आपके पास आपको गिवन है, ये आपको एग्जिस्ट करता है, ये बोला है कि भाई ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स, ये आपके पास 5 है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स, ये आपके पास 2 है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? पहला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करता है, बिलोंग्स टू 2 to 5, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स 2 to 5। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ, बोलो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये ट्रू है या ये ट्रू है? कौन सा ट्रू है? दोनों भी नहीं। दोनों भी नहीं है। ठीक है, दोनों नहीं है। देखिए, अब इसका ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए आप ग्राफ बना लीजिए। सबसे पहले इसका ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स की इक्वल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो ये ए है। पहले मैं एच एक्स एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो एच एक्स के से तो वो बड़ा है, और जी एक्स तो मतलब जी एक्स का ग्राफ तो कहीं यूँ आ रहा होगा। इसकी अगर बात करें जी एफ एक्स का, क्या बोला है इसने, एक्स इक्वल टू ए पे जी एक्स की लिमिट लाई करती है वो 5 है, तो ये इसका मतलब यहाँ होलो ले सकता है। ये मेरे पास 5 है, ठीक है ना। ये मेरा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अब एच ऑफ एक्स की अगर बात करें, यहाँ कहीं एच ऑफ एक्स है जो कि इसके नीचे रहता है, ये यहाँ, और ये मेरे पास जो पॉइंट है वो 2 है। अब एफ ऑफ एक्स इसके बिल्कुल बीच में रहेगा, तो ये बोल रहा है कि ये अच्छा इसकी लिमिट लाई करती है, तो ये अगर 2 से लेकर 2 और 5 के बीच में होगा, तो क्यों नहीं, क्यों भाई आपका 5 नहीं हो सकता क्या? एच ऑफ एक्स तो आपका ऐसे भी जा सकता है, एच ऑफ एक्स तो इनके बीच में कहीं से भी जा सकता है, तो एच ऑफ एक्स तो ये भी जा सकता है, ये जा सकता है इस तरीके से। तो लिमिट इसकी 5 भी हो सकती है और लिमिट इसकी 2 भी हो सकती है। तो इस वजह से तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो ये तो फॉल्स हो गया। अब वो कह रहा है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है, तो आपका ये वाला केस अलग अलग जाने वाला, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ग्राफ आपका स्मूथ होगा, पहली चीज ग्राफ आपका स्मूथ होगा, और उसकी जो यहाँ से x इक्वल टू ए को काटेगा ना, वो लाइन कहीं ना कहीं इसके बीच में ही होगी। तो यस, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ट्रू।
ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका। ये पहले भी कराया था अभी थोड़ी देर पहले। समझ में आया? क्लियर है आपको? हाँ